कहते हैं नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन कार्यक्रम में। और पहलवानों की पहलवानी पहले तो दंगल में होती थी, उसके बाद उठ के जंतर मंतर में चली गई, उसके बाद हरिद्वार पहुंची और हरिद्वार पहुंचने के बाद अब जो है उनकी पहलवानी समाप्त हो गई। उन्होंने पहलवानी आउटसोर्स कर दी खाप पंचायतों को। तो ये क्या हो रहा है, ये किस प्रकार की राजनीति है, किस प्रकार का आंदोलन है? आइए, आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के 3 मूर्धन्य और अनुभवी पत्रकार बंधु हैं। ओंकार चौधरी जी हैं, धीरेन्द्र पुंडीर जी हैं और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हैं। और इनमें से एक मेरठ के हैं, एक मुजफ्फरनगर के हैं, एक लखनऊ के। तो ऑल बेसिस कवर्ड। तो अब मैं आरंभ करता हूँ ओंकार जी से। ओंकार जी, ये आंदोलन जो है ये पहलवानों से हटके खाप पर क्यों पहुंच गया? बात तो एक ही है, वो भी एक तरह के पहलवान ही हैं। और किस स्तर के पहलवान हैं ये पिछले कुछ समय से देश भी देख रहा है, विदेश भी देख रहा है। और ये ऐसे पहलवान हैं जिनसे कई बार तो लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी डरती है। नहीं डरती तो इनका 13 महीने का वो आंदोलन चलता ही नहीं, काफ़ी पहले समाप्त हो जाता। और केवल इनको ही पहलवान नहीं मानती सेंट्रल गवर्नमेंट, जो शाहीन बाग में 103 दिन तक सड़क रोक करके बैठे रहे, उनसे भी मैं तो यही कहूँगा कि या तो डरती रही या ये सोचती रही कि शायद सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को उठने के लिए कह देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो और भी बड़ा कारनामा कर दिया, 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दी कि आप जाकर के, मतलब वार्ताकार नियुक्त कर दिए कि आप जाकर के बात करो, उनको मनाओ। जो विशुद्ध एक एग्जीक्यूटिव फैसले से काम हो जाना था, किसी पुलिस अधिकारी को इशारा भर करना था, उससे वो निपट जाता। वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ऊपर डाला। लंबे समय तक शाहीन बाग भी चलता रहा और ये 13 महीने का तथाकथित किसान आंदोलन भी चलता रहा। तो एक्चुअल में क्या है संजय जी, मुझे तो ये लगता है कि ये सब इनकी दुकानें हैं, ये चलती रहनी चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। और किसी की दुकान में कोई बहुत मीठा पकवान हो किसी के लिए, ऐसा भी नहीं है। अतीत में भी हमने इन दुकानों पर जाकर के देखा है, इनकी रिपोर्टिंग भी की है जब हम रिपोर्टर हुआ करते थे। बाद में तो दूसरे पदों पर काम करने का भी अवसर मिला, पर उस समय भी कोई तथ्य हो इनके पास में, या कोई ये आम किसानों की आवाज़ें उठा रहे हों। आम किसानों से मेरा मतलब है जो छोटे, लघु और सीमांत किसान जिनको बोला जाता है, उनकी आवाज़ तो इन्होंने कभी नहीं उठाई। ये ट्रैक्टर वाले, ट्यूबवेल वाले, इस तरह के जो बड़े किसान हैं, जो लाखों-लाखों रुपए के ट्रैक्टर खरीदते हैं, ट्यूबवेल से सिंचाई करके भी कमाते हैं, ये उनके लिए लड़ते रहे हैं। और आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो इनकी जो एंट्री हुई है फिर से, वो बहुत कुछ कहती है अगर हम समझने की कोशिश करें तो। हमें थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा टाइम है आपके पास संजय जी? जी हाँ, टाइम ही टाइम है। ठीक है। थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा, 2019। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी और ये इतिहास रचा था भारतीय जनता पार्टी ने। 2014 में भी केवल 7 सीटें बीजेपी जीत पाई थी, जब नरेंद्र मोदी की पूरे उत्तर भारत में एक तरीके से आंधी चल रही थी। लेकिन 2019 में 10 की 10 सीटें, और उन 10 सीटों के जीतने में 2 बार के चीफ मिनिस्टर रहे और 3-4 बार रोहतक से एमपी रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हार गए। कांग्रेस ने उनको दांव पर लगाया था, सोनीपत से खड़ा किया था। 1,64,000 वोटों से हारे रमेश कौशिक के सामने। इनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा, जो 3 बार का सांसद था,
वो भी रोहतक में अरविंद शर्मा के सामने हार गया। हालांकि हार जीत का जो अंतर था वो 7,000 था, लेकिन हार तो हार होती है। दोनों पिता पुत्रों की हार, और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें आ गई, और इसके बाद जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बना ली। तो भूपेंद्र हुड्डा जो हैं वो 2014 से सत्ता से बाहर भी थे। 2019 में राहुल गांधी ने पिता पुत्र को निपटवा भी दिया। लोकसभा चुनाव में दोनों बड़े आराम से हारे। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत से 2014 में अजीत सिंह हारे, 2019 में जयंत चौधरी हारे, 2019 में अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से हारे, और 2014 में जयंत चौधरी मथुरा से हारे। तो ये जो इनकी पराजय है, और वो भी जाट बेल्ट में, इसको ये लोग ना तो भुला पा रहे हैं और ना ही पचा पा रहे हैं। और दोनों जगह इत्तेफाक से, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी और हरियाणा में भी। तो जाट बिरादरी के पेट में समय समय पर मरोड़ उठती रहती है, दर्द उठता रहता है। कभी जाट आरक्षण विरोध के नाम पर रोहतक को, भिवानी को, जींद को, सोनीपत को, इन जिलों को जला दिया जाता है। चुन चुन करके ऐसी दुकानों में आग लगाई जाती है जो गैर जाटों की थी, खास तौर से पंजाबियों की थी, क्योंकि पंजाबी को नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बना दिया था हरियाणा में। या उसके बाद के भी आप आंदोलन उठा के देख लीजिए, या ये देख लीजिए, और तथाकथित किसान आंदोलन के समय भी इसी बेल्ट से लोग मैक्सिमम पहुंचते थे टीकरी बॉर्डर पर। तो ये सब जो चल रहा है, मुझे कई बार लगता है कि इन लड़कियों ने, जो निस्संदेह सम्मान की पात्र हैं, जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया हुआ है, जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीते हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में जीते हुए हैं, इनसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि ये उस टूल किट का हिस्सा बन गए। जनवरी में फिर भी इन्होंने अपना दामन बचाए रखा, जंतर मंतर पर किसी को नहीं आने दिया, लेकिन 23 अप्रैल से जब शुरू किया और 23 की शाम को या 24 की सुबह इन्होंने कह दिया कि अब हम राजनीतिक दलों से भी परहेज नहीं करेंगे, हमें तो प्रेशर बनवाना है। मैं ये नहीं मानता संजय जी कि कुछ हुआ नहीं होगा। बिना राई के तो पहाड़ बनता नहीं है, कुछ ना कुछ तो हुआ है उनके साथ। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जंतर मंतर पर विपक्षी दलों के नेताओं और कुछ खास चेहरों को मंच उपलब्ध कराया, और जिस तरीके से वहां पर बयानबाजी हुई, मोदी तेरी कबर खुदेगी जैसे नारे लगे, और तरह तरह के किस्म किस्म के लोग वहां पहुंचे, और वो सारे लोग पहुंचे जिनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति में भी, चुनावी राजनीति में भी हित सधते हैं, और हरियाणा में भी जिनके हित सधते हैं। तो ये पूरा जो आंदोलन था, एक तरीके से कैप्चर कर लिया ऐसे तमाम चेहरों ने, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर राजनीति करते रहे हैं। राजनीति करने में भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, करो भाई, राजनीति में हो तो राजनीति कर लो। लेकिन जिस तरह का वहाँ वातावरण बना, उससे इन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एफआईआर दर्ज हो गई थी, पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए था। अगर आपके पास यौन शोषण के कुछ तथ्य थे, कुछ सबूत थे, वो आप पुलिस को मुहैया करा देते, या पुलिस से आग्रह करते। आप बुल्गारिया की बात कर रहे हैं, आप जापान की बात कर रहे हैं, दूसरी जगहों की बात कर रहे हैं, वहाँ भारत के मिशन हैं, कहीं दूतावास है, कहीं उच्चायोग है, उसकी मदद से दिल्ली पुलिस वहाँ की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर सकती थी अगर वाकई तथ्य हैं और घटनाएं हुई हैं। तो मेरा कहना यह है कि इन्होंने राजनीतिक दलों के चंगुल में फंस करके, जो एक नैतिकता होती है, जो एक कहना चाहिए कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, संवेदनाएं, सहानुभूति, वो कहीं ना कहीं गंवाई है। जी। जी, धीरेन जी,
कल तो पंचायत आपके क्षेत्र में हुई थी और खाप पंचायत में बताया कि कुल 25 लोग आए थे और इसलिए टिकैत जी ने कहा कि हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और निर्णय ये लिया कि अगली खाप पंचायत कल कुरुक्षेत्र में होगी। आज कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत थी तो मैंने देखा वो भी एक हॉल में हो रही थी और उस हॉल में मैंने गिनने का प्रयास किया तो मुझे कोई 100 सवा 100 लोग दिखाई पड़े। तो आपका इस खाप पंचायती के बारे में क्या कहना है? क्योंकि एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है और जो कि छन-छन के आ भी रही है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं, उसका कोई भी सबूत ये पहलवान नहीं दे पाई हैं और तो और जो पॉक्सो वाला जो केस लगाया था, उस पर तो यहाँ तक आ गया कि भैया वो तो माइनर ही नहीं है, वो मेजर है, उसके 2-2 बर्थ सर्टिफ़िकेट निकल आए और पुलिस ने उसकी जाँच करके ये पूरा निकाल दिया कि ये मामला में फर्जीवाड़ा गहरा है। तो आपकी जो खाप पंचायती के बारे में अभी जो कहा ओंकार जी ने, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ओंकार जी ने एक बात इतनी साफ गोई से की है, मुझे लगता है बहुत कुछ उन्होंने साफ कर दिया और ये पहले दिन से लग रहा है। मैं ये कहूँ कि जिस तरह से वो चूँकि जिस तिरंगे पे खड़ा होना, पोडियम पे तिरंगे पर खड़ा करना, ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है किसी खिलाड़ी के लिए। लेकिन वो पूरा देश उसके लिए झूमता है। हमें याद है जब एक-एक चीज़ हम ये नहीं जानते वो आदमी कहाँ के हैं, वो कौन है। लोग बाद में अखबारों में पढ़ते हैं कि वो कौन है, उनके माता-पिता ने क्या किया। लेकिन उस वक़्त जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में वो आवाज़ आती हुई सुनते हैं, जब वो जनगण मन गाया जाता है या पोडियम पे कोई तिरंगे के साथ खड़ा होता है खिलाड़ी, तो हम सब उसके साथ खड़े होते हैं, पूरा देश खड़ा होता है। लेकिन अचानक जब इन प्लेयर्स को देखा तो मेरा पहला टोन ये पहला वो भी है ट्वीट है वो आप सब देख सकते हैं कि भाई ठीक है ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोई माफिया को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो एक किसी फेडरेशन के चीफ बने। लेकिन वो बन गए, जीते गए, जो भी है तरीके से। उसके बाद आप उस पर सिर्फ इसलिए आरोप चस्पा कर दो वो तमाम आरोप, चूंकि एक खास जगह से आपको जीत और हार के बीच में अपना दांव लगाना हो। आपने ये सोचा कि क्यों दीपेंद्र हुड्डा जब चुनाव हारते हैं, खासतौर से फेडरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल तो है ही है, जब वो फेडरेशन में अपने लोग खड़ा करना चाहते हैं तो उनको कैसा लगता है कि यूपी से एक आदमी है जो पहलवान है, वो पहलवान भी नहीं है और हमारी तो खानदानी पहलवानी है, तो हमको जीतना है। और वो उसके लिए फिर इन सबको मोहरा बनाता है। ये सब जो जिन तमाम चेहरों पर आपने उनके फोटो देखे, मैं तो ये कहता हूँ आप उनकी सब चीजें कॉमन सोशल मीडिया पे हैं, उनके पास अपने ही एक्ट के जवाब देने को नहीं है। वो दूध ढिले हैं, नहीं है, ये जांच साफ कर देगी। मेरा भी मानना है कि जांच हो तो साफ हो जाएगी, दिखा देंगे, हटा देंगे। लेकिन जिस तरह का खाप पॉलिटिक्स के सहारे इसको टर्न किया गया, ये मुझे याद है, ओंकार जी को भी याद है, आपको भी याद होगा। और वीरेंद्र नाथ जी बहुत ही तीखा पत्रकार जिनको मैं मानता हूँ वो है। याद होगा कि वो जो है 2019 में ऐसे ही गाजीपुर मोड़ के नीचे अचानक आकर किसान आकर बैठ गए। उनको ये लगने लगा, कहने लगा कि अचानक किसानों के साथ बहुत बुरा हाल हो रहा भाई साहब, और ये हमारी भाषा में कहने लगा नाश हो गया भाई, अब तो निकालना पड़ेगा इसको। तो मैं चूंकि वहीं का हूं तो मैं वहां से आते जाते रोज पूछ भी लेता था नाश क्या होगा। कहने लगा बताओ भाई, चौधरी जीत नहीं रहा, इससे बड़ा नाश क्या होगा। तो इतनी साफ गोई से उसने मुझे बता दिया उस आदमी ने। कहने लगा भाई चौधरी हार रहा, इससे बड़ा नाश क्या होगा। फिर वो आंदोलन, अगर आपको लास्ट शॉट याद होगा, अजीत सिंह आते हैं और तमाम ये किसान, ये टिकैत भाई सब थे साथ उसमें, उसके बिना तो उनका काम नहीं चलता। वो आके धरना खत्म करते हैं और वो जोश में इतना आ जाते हैं चौधरी अजीत सिंह की, फिर बाद में उनको वहां बराबर में हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, थोड़ा तबीयत भी खराब हो जाती है। और तमाम लोग बड़ा हल्ला मचाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। चुनाव हो गया, उसके बाद साफ हो गए दोनों से। और मुजफ्फरनगर ने एक रिकॉर्ड बना दिया कि चौधरी साहब को भी हराया, चौधरी चरण सिंह को, फिर बाद में उनके बेटे को भी हरा दिया। अभी उनके पोते के लिए लोग लगे हुए कि वहां से चुनाव लड़ना चाहिए उनको। तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये लोग कौन है जो वहां ले जाना चाहते हैं उनको।
लेकिन ये जो खाप को पूरा का पूरा इन्होंने जातिगत हथियार में बदल दिया, क्योंकि खाप वैसे भी जातियों की होती है, हालांकि वो सारो खाप पंचायत या इस तरह की चीजें कहना, वो सिर्फ उस चीजों को लाना है। और सबसे हैरानी की बात है, जब ये खाप पंचायत ये कहती हैं कि आप जीन्स मत पहनो, लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, तो ये जो शेखर गुप्ता है, तमाम इस तरह के लोग हैं, वो तमाम ये बताते हैं कि ये तालिबानी पंचायतें हैं, ये तमाम पंचायतें। लेकिन अभी ये खाप पंचायतें लोकतंत्र की रक्षक हैं, क्योंकि आप चुनाव की राजनीति में आपने जाति की राजनीति को, अब छुपता कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समय में अब छुप कुछ नहीं रहा है। आपका एक-एक चीज़ सामने आ गई। आप जब पकड़े जाते हैं तो आपके 2 सर्टिफिकेट भी आ गए। अब उस पर भी जाँच होगी। मैं ये नहीं कह रहा वो दोनों उसके ही होंगे। उसके चाचा का है तो अगले दिन तुरंत डिफेंस आनी शुरू हो गई कि साहब उनके परिवार में झगड़ा हो रहा है। अरे झगड़ा होने का बर्थ सर्टिफिकेट से क्या लेना-देना? तो लेकिन वो हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो खाप पंचायत है, बेसिकली ये वो छटपटाहट है जो आपको राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से जाट राजनीति में जो वो आया है, जो उनका एक तरफा जो सत्ता पर जिस तरह का प्रेशर होता था, जिस तरह की ताकत अर्जित होती थी, वो खत्म होने का और दूसरी जातियों का अपना स्पेस लेने के बाद जो जगह कम बच गई, उसको वो बार-बार एक्सपेंड करना चाहते हैं। और चूंकि मोदी उनके निशाने पर है, तो इसीलिए तमाम वो तमाम ताकत जो इस समय मोदी के पॉलिटिकली मुझे लगता है कि फील्ड में जो सामना होना चाहिए, और हम तो प्रेक्षक होते हैं, वो सामना न करके इस तरह से उन्होंने उन पहलवानों का इस्तेमाल किया जिन्होंने इस देश को एक पहचान दी, एक देश के लिए सम्मान अर्जित किया। लेकिन अपने उस काम से आप ये देखिए, सोशल मीडिया पे कम से कम एक बड़ा ग्रुप तो उनके खिलाफ खड़ा हो गया, जिनके साथ सब खड़े थे। मैं आपको बता रहा था कि हम लोग जब अखबार पढ़ते थे रात को 2 बजे कि अच्छा अब हम फाइनल में आ गए, अब हम सेमीफाइनल में आ गए। हम ये नहीं पूछ रहे थे कौन खाप का है, किसको खाप ने समर्थन दिया, हम ये देख रहे थे हिंदुस्तानी आ रहे हैं। लेकिन पूरा मूवमेंट, पूरा का पूरी चीजें इन्होंने विशुद्ध तौर पे जातिवादी उसमें बदल दी। उन्होंने कहा कि हम फैसला सुरक्षित रख लिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हो, जैसे हाई कोर्ट ने रखा हो। तो मैं बड़ा दुखी हुआ इस बात से कि बताइए, फैसला इन्होंने सुरक्षित रख लिया और हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि कोर्ट कौन-सी है। तो जिस तरह का एक नहीं, नहीं, वो आपके यहाँ जो खाप हुई थी उसमें फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में पूछा हाँ, क्या फैसला है? तो उन्होंने जी। बताया कि अब फैसला ये है कि खाप पंचायत अगले दिन कुरुक्षेत्र में होगी। ये फैसला सुरक्षित हुआ था। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि यार बहुत मीटिंग हो रही, कह रहे हैं हाँ, कहना अगली मीटिंग और है, कहन किस बात पे, कहन पिछली जिस बात पे हुई थी उसका पता करने के लिए। उस तरह की मीटिंगें हो रही हैं। तो ये या एक फिर एक मीटिंग बहुत करते हैं, हाँ, अगली अगली मीटिंग की मीटिंग का डेट तय कर एजेंडा क्या लेते हैं। होगा? हम अगली मीटिंग क्यों करेंगे, इस पे आज मीटिंग करेंगे। तो वो लगातार ये कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें जातिवाद के अलावा कोई वो नहीं रह गया, और उसका जो है नुकसान उन्होंने उसको किया। और इसके बदले में ये भी आप देख रहे होंगे कि एक पेशबंदी बृजभूषण सिंह को करने में कामयाबी हासिल हुई, जिसके खिलाफ हो सकता है लोगों की कभी भावना ना जुड़ती, लेकिन आज उसके पास उतने ताकत है कि वो इसको काउंटर कर रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और सुपर चैट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसका कि नंबर नीचे दिया हुआ है। वीरेंद्र जी, अब आपके ऑब्जर्वेशन सुनने अत्यंत आवश्यक हो गए हैं, क्योंकि देखिए सर जी, बृजभूषण शरण, जैसा कि कहा, और मैं स्वयं की भी बात कर सकता हूँ कि जब यह आंदोलन आरंभ हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि भई इसमें कुछ होगा और ये तो पहलवान है, इसमें कुछ बात होगी निश्चित। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे बात बढ़ती गई, ओवरसाइट कमेटी बनी, उसके बाद आपके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कमेटी बनी, उसके बाद फिर जब ये दोबारा उतरे, तब मुझे भी खटका हुआ कि भई ये क्या हो रहा है? क्योंकि मैं स्पोर्ट्स फेडरेशन से बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे इनकी फंक्शनिंग का कुछ न कुछ आइडिया रहता है। और ये जो खिलाड़ी हैं ना, जिनको हम बहुत ज़्यादा महिमा मंडित करते हैं, इनकी 3-5 सब मुझे अच्छी तरह से पता है, और इनको कैसे डिसिप्लिन करने में रखने में हमें ज़ोर आता है, ये भी मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। तो अब आप ये बताएँ कि क्या ये खाप पंचायतों के कूदने से बृजभूषण शरण जी को एक रास्ता मिल गया है? और क्या बृजभूषण शरण को
कोई और भी प्राणवायु मिल रही है? देखिए, जो अभी बात ओंकार चौधरी ने कही कि जिस तरीके से सरकार ने शाहीन बाग को लॉन्ग रोप प्रोवाइड किया, किसान आंदोलन को लॉन्ग रोप प्रोवाइड किया। पहले कहा गया शाहीन बाग का आंदोलन है तो उसका लाभ मिल जाएगा दिल्ली असेंबली के चुनाव में। और किसान आंदोलन को का तो जो हुआ आपको मालूम, मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया, वहां भी कमेटी बन गई, कमेटी ने स्टडी किया, रिपोर्ट भेज सबमिट की, वो आज तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, 2 साल हो रहे हैं। तो और सरकार यहाँ भी लॉन्ग रोप प्रोवाइड कर रही है। आपको याद हो आंदोलन के पहले फेज में कहा था कि जब मेडल जाट जीत के लाते हैं तो रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष भी जाट होना चाहिए। ये बाहरी आदमी कैसे बना हुआ है? और अब तो रेसलिंग फेडरेशन डिसॉल्व हो चुका है। और मैं अगर सीधे कानून की बात करूं, 2 एफआईआर हैं, 354A और 354D और बी, और दूसरी एफआईआर है पॉस्को एक्ट में। और ये 354 के तीनों धाराओं में जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान है वो 3 से 5 साल का है। पॉस्को एक्ट में भी जो सेक्शन 10D में एफआईआर हुई है उसमें वो भी ऑफेंस बेलेबल है और उसमें भी सजा का प्रावधान 7 साल से कम है। तो सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग है 7 साल से कम की सजा के प्रावधान के वाले मामलों में गिरफ्तारी मैंडेटरी नहीं है। और आज राकेश टिकैत ने कुरुक्षेत्र की सफल पंचायत के बाद ये कहा है कि सरकार को बातचीत के माध्यम से मामला हल करना चाहिए, बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए। फिर कहा नहीं, गिरफ्तारी से कम पे कोई बात हम स्वीकार नहीं करेंगे, और नहीं माना तो 9 जून को फिर से हम जो है पंचायत करेंगे जंतर मंतर पे, उसके बाद देशव्यापी आंदोलन। तो अब एक बात तो ये साफ हो गई है, बिल्कुल किसान आंदोलन की तर्ज पर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के जाटों को बॉइलिंग पॉइंट के निकट रखना है। जो लगातार जो अभी बात कही धीरेन ने कि इतने चुनाव हारे, मथुरा हारे, बागपत हारे, मुजफ्फरनगर हारे, तो जाटों का जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो हर्ट हो रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में। और जिस तरीके से दूसरे टर्म में हरियाणा का मुख्यमंत्री एक पंजाबी बना हुआ है, ये जाटों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस तरीके से यूपी में यादवों का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, या ऑल इंडिया लेवल पर जो अशराफ मुसलमानों का जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, अपर कास्ट का शेख सैयद पठान का, वैसे ही जाटों का भी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत स्ट्रांग है। वो किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये बात बीच में आई थी कि आरएलडी से बीजेपी की बातचीत हो रही है और बीजेपी की शर्त है आप हमारा मर्जर कीजिए, तो मर्जर के लिए वो तैयार नहीं है कि साहब जो है इसमें तो हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो अब ये मामला जो है बहुत धीरे धीरे, बहुत ही मुझे लग रहा है कि ये खतरनाक मोड़ की ओर मामला जा रहा है, और गवर्नमेंट को पॉलिटिकल लेवल पे इंटरवीन करना चाहिए। वरना ये ना हो कि जैसे अमित शाह भाग करके मणिपुर गए, 2 दिन वहां रहे, तो फिर अमित शाह को सीधे से उतरना पड़े। और वैसे अमित शाह की भूमिका इसमें स्पष्ट है। ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमित शाह के लिए बहुत उपयोगी व्यक्ति हैं। ये कारण हो सकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और अभी पिछले वर्ष ही अक्टूबर नवंबर में ब्रजभूषण ने बलरामपुर के डीएम के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ काफी बयान जारी किए थे बाढ़ को लेकर के, और उसके बाद सरकार ने उसको पसंद नहीं किया था। योगी जी से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं है। आज अयोध्या में जो उन्होंने 5 जून को रैली प्रस्तावित की थी वो भी कैंसिल हो गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं मिली है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन सरकार जब और ये सरकार को साफ साफ दिख रहा है कि इन लड़कियों को एक कांग्रेस के अपने नेफेरियस पॉलिटिकल डिजाइन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सरकार को क्या चीज रोक रही है जो इस पे वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं कर रही है। अभी 3 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा लखनऊ आए थे, और जब वो एयरपोर्ट से अपने जहाज से बाहर आ रहे थे तब उनको एक कॉल आया कि साहब इन्हीं आंदोलनकारियों का, तो वो अपने फोन पे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आंदोलन के लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ बैठेगा, कौन क्या बयान देगा। तो अब साफ साफ इस आंदोलन का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है वो बहुत स्पष्ट है, और इन लड़कियों को जो मेडल जीत के लाई हैं, they are being used as a toolkit by a political party
फॉर दियर पॉलिटिकल पर्पसेस। अब और जो 2024 का चुनाव है, तो इस चुनाव को इस तरीके से ही अब देखा जाना चाहिए। और बाकी ब्रजभूषण शरण सिंह क्या है, वो तो उनका तो रिकॉर्ड जो है वो सब पब्लिक डोमेन में है। ये माफिया भी रहे हैं, ये दाऊद इब्राहिम के से भी इनके रिश्तों की बात रही है। ये 1990 में जब अयोध्या में कार सेवा आंदोलन हुआ था, तब इन्होंने बड़े पैमाने पर कार सेवकों को मोबिलाइज किया था, और उसी के चलते ये बीजेपी के चहेते बने। फिर 2008 में इनका संबंध बीजेपी से गड़बड़ा गया, तो जुलाई 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में जब लोकसभा में ट्रस्ट वोट हुआ, तब इन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, तो इनको टिकट नहीं मिला। तो 2009 में ये समाजवादी पार्टी से एमपी हो गए। 6 बार एमपी रहे हैं ये, 6 बार में 5 बार बीजेपी से, 1 बार सपा से रहे हैं। तो अब ये जो है, मुझे लग रहा है कि ब्रजभूषण तो किनारे हो गए हैं। अब मामला जो है ये वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा के जाट वोटों को साधने की राजनीति है 2024 के चुनाव के पहले। जी जी ओंकार जी, ये जो राजनीति चल रही है, जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया, धीरेन्द्र जी ने भी बताया, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसमें जो पहलवानों का मुद्दा है वो तो कहीं गायब हो गया है। और पहलवानों के जो असली मुद्दे थे वो ये थे कि जब मीटिंग होती है एक साई डायरेक्टर जनरल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल और ब्रजभूषण शरण सिंह में, और उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह अपना प्लान बताते हैं कि भाई इस तरह से ये जो है ये अनफेयर हो रहा है, और ये लोग जो हैं वो दिन में जो 4-4 कुश्तियाँ, जो 3 घंटे में जो नॉर्म है ओलंपिक में कि 3 घंटे में आपको 4 कुश्तियाँ लड़नी पड़ती हैं, उसको लड़ने के बाद फिर ये ट्रायल में ये एक फ्रेश पहलवान जो पहले से जो ओलंपिक्स में गया हुआ है उसके साथ लड़ते हैं। तो कहा कि भाई इसको फेयर करें, तो ये बात आई और वो बात लीक हो गई। और उस बात लीक होने के अगले दिन ये 3 लोग जो चाहते थे कि हमको इसी तरह से पुराने सिस्टम से मिलता रहे चांस, वो पहले गए और बाद में 2 ढाई दिन में वापस आ गए, और तुरंत उनको बुला भी लिया गया आपके अनुराग ठाकुर द्वारा, और बातचीत हो गई, कमिटीज़ बन गई, कमिटी में कुछ रिप्रेजेंटेशन भी हुआ, बाद में कहा कि नहीं, फिर से पहुंच गए वहाँ पर, और फिर यौन शोषण के नए आरोप लगने लगे। तो अब तो जो स्थिति है, जो अभी बोला जो वीरेंद्र जी ने, धीरेन्द्र जी ने, तो आप इसको कैसे देखते हैं? इसका हल क्या है? संजय जी, हल पर आने से पहले मैं कुछ चीज कहना चाहता हूं। आपको भारतीय ओलंपिक संघ पर कोई विश्वास नहीं है, आपको खेल मंत्रालय द्वारा गठित की गई जांच समिति पे कोई विश्वास नहीं है, पीटी उषा जो इनसे कई गुना मेडल जीत करके आई हैं और जिनकी बहुत पहले से बहुत ही प्रतिष्ठा है, जो इस समय भारतीय ओलंपिक संघ की चेयरपर्सन भी हैं, राज्यसभा की सदस्य भी हैं, आपको उन पर भी कोई भरोसा नहीं। बल्कि जब वो मिलने के लिए पहुंचे जंतर मंतर पर, तो आपने उनके साथ एक तरीके से बहुत ही गलत व्यवहार किया। आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उस सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई भरोसा नहीं है। आपको दिल्ली पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। आप दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कहते हैं कि दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, यानी जो भाषा अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस के बारे में बोलते रहे हैं, वही भाषा ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर अगर बोलने लगे। और एकाधिक अवसरों पर हमने देखा है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की करते हुए, बहसबाजी करते हुए, वो सारा कुछ ऑन कैमरा है। एक पॉइंट और मैं ये रखना चाहता हूं कि जब जांच चल रही थी तो आप आकर के जंतर मंतर पर क्यों बैठे? जंतर मंतर पर आकर के बैठ गए, चलिए कोई बात नहीं है, आपको यहाँ की आबो हवा पसंद आई होगी जनवरी में, इसलिए आप फिर आकर के बैठ गए। आपने अपनी विंडो क्यों खोल दिया, आपने अपना मंच क्यों खोल दिया राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए?
और वो भी ऐसे ऐसे लोगों के लिए जो मौके तलाश करते रहते हैं जहर उगलने के लिए और माहौल खराब करने के लिए। मोदी के खिलाफ माहौल खराब करने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक जो सामाजिक वैमनस्य पैदा हो गया है, आज आप जानते हैं जाट जाट और राजपूत आमने सामने ला करके खड़े कर दिए हैं इन लोगों ने बेवकूफी में, जबकि ये दोनों ही किसान बिरादरियां हैं, दोनों भाई बंदगी में रहने वाले हैं। राजपूत है, जाट है, गुर्जर है, और उधर चले जाइए यादव भी किसान कम्युनिटी से ही हैं। ये सब इनके बीच में बहुत अच्छा भाईचारा था। आखिरी सवाल मैं ये पूछ करके फिर आपके प्रश्न पर आता हूं। 28 मई को ही इन लोगों ने नई पार्लियामेंट पर जाकर के बवाल करने का फैसला क्यों किया? किसके इशारे पर किया? किसने इनको अकल दी थी कि जब पूरी दुनिया भारत की नई संसद के लोकार्पण का पूरा प्रोग्राम देख रही है, और बहुत ही गरिमापूर्ण एक प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया था, नियोजित किया गया था, उसे बहुत सोच समझ करके डिजाइन किया गया था, उससे कुछ संदेश और संकेत दिए गए पूरी दुनिया को, अपने पड़ोसियों को भी दिए गए, और उन पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को भी दिए गए जो डे वन से इसका विरोध कर रहे थे। ठीक उसी दिन आप जंतर मंतर से उठते हैं और यही कुश्ती खेलने लगते हैं दिल्ली पुलिस के साथ में। पूरा जोर, पूरा आपने ताकत लगा दी वहां पर ड्रामा करने में, और फिर उसको इशू बनाया कि हमको हिरासत में क्यों लिया। अब आता हूं मैं आपके प्रश्न पर कि इसका हल क्या है। देखिए, जब भी इस तरह की सिचुएशंस पैदा होती हैं, जब भी इस तरह की एफआईआर वगैरह होती है किसी के खिलाफ, हम भूल जाएं कि वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम भूल जाएं कि वो 6 साल का चुना हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम दूसरी चीजें भी भूल जाते हैं। तो आप एजेंसियों को अपना काम करने देंगे या नहीं करने देंगे? और अगर एजेंसियों को आप प्रेशराइज करने के लिए दिल्ली पुलिस को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, खेल मंत्रालय को भी, सबको आप मतलब किसी को मानने को ही तैयार नहीं है, तो तब शक होता है कि ये हल चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं। और अगर हल नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपको राजनीति करनी है, अब ये हरिद्वार लेकर के मेडल पहुंच गए जी, गंगा में बहाएंगे, पीछे पीछे नरेश टिकैत पहुंच गए, बोला मत बहाओ, मुझे दे दो। क्या ड्रामा है ये? आपको अगर उन मेडल्स को बहाना ही था तो जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए गए कि साक्षी मलिक दीवारों से मेडल उतार रही हैं, एक बैग में भर रही हैं, उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं ताकि सहानुभूति अर्जित कर सकें, ताकि मीडिया के जरिए एक माहौल बना सकें, और फिर हरिद्वार पहुंचते पहुंचते वहां पर भी एक माहौल बनाया गया, वहां बैठ करके भी ये धोना शुरू कर दिया इन्होंने जंतर मंतर की तरह। अगर आप एक इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये बार बार आंसू क्यों दिखा रही हैं आप लोग कैमरे पर? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ये लोग किसी हल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर हल की तरफ बढ़ना चाहते तो जितना पाखंड हुआ है, जितना ये मीडिया इवेंट हुआ है, पॉलिटिकल इवेंट हुआ है, ये इससे बचते। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतते हैं वो भारत का गौरव होते हैं। पूरा भारत, एक एक भारतवासी उन पर गर्व करता है। लेकिन आपने अपने आप को कहां खड़ा कर लिया? और ये सवाल तो बहुत जायज है ना कि झज्जर जिले, अब चरखी दादरी में आ गया, झज्जर में था पहले इनका गांव, चरखी दादरी के गांव बलाली में महावीर फोगाट के अखाड़े की लड़कियों ने ही, और उनमें भी सिलेक्टेड 2 लड़कियों ने ही ये आरोप क्यों लगाए, इनकी जो दूसरी बहनें हैं, जो महावीर फोगाट की बेटियां हैं, गीता और बबीता, वो अलग क्यों खड़ी हो गई इनसे? और ये जो महावीर फोगाट के भाई की बेटियां हैं दोनों, विनेश और संगीता, इन्होंने ही ये आरोप लगाए, क्यों लगाए? हरियाणा की ही और बहुत सारी पहलवान हैं,
वो क्यों नहीं इनके साथ आई? सारे के सारे या वो एक परिवार और एक अखाड़े से जुड़े हुए हैं, महादेव वही अखाड़ा। मैं कह रहा हूँ। और उस अखाड़े पर किसका प्रभाव है पॉलिटिकली, दीपेंद्र इसकी हुड्डा जरा का। जांच कर लीजिए तो हुड्डा साहब का परिवार सामने आ जाएगा खुल करके। तो ऐसे में क्या हल होगा इसका? मुझे नहीं लगता इसका कोई हल होने वाला है। जी, धीरेन्द्र जी। चुनाव के बाद ही 2024 का जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद अगले चुनाव तक शांति रहेगी, फिर उसके बाद नहीं तो कोई ना कोई मुद्दा होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ना उनको पुलिस की जांच पर भरोसा था, ना वो वहां ब्रजभूषण को कहाँ अरेस्ट करके रखा जाए इस पे तय हो पा रहा था। फिर मुझे लगा कि सिसोली की पंचायत में उनको रखा जाए, एक बाकायदा कमेटी बनाई जाए जिसमें राकेश टिकैत उस पर साइन करें, नरेश टिकैत उसको सेलेक्ट करें, और उसमें 5 जो है, और उसमें भी ओमकार सिंह जी जैसे चौधरी नहीं रखे जा सकते क्योंकि ये तो पक्षद्रोही हैं, और इन्होंने जो ग्रेटर जाटलैंड के सपने को भी भंग कर दिया इन्होंने। तो वो अजीब सी बातें हैं क्योंकि कौन धीरेन्द्र जी, उसकी मैं जांच आपको करेगा। टोकूँगा। आप जो है इस राजनीति के बारे में कई बार बड़े प्रखर रूप से कहते रहे हैं कि जाट मत जो है वो परिणाम प्रभावित नहीं कर सकता पश्चिमी उत्तर हाँ, प्रदेश में। वो तो मैं ये और बता इस रहा तरह हूँ का ना। पोलराइजेशन करने के बाद क्या और भी समस्या हो जाएगी? देखिए, यकीनन अब इतना ज़्यादा स्पष्ट हो गया है, लोगों के सामने एजेंडे स्पष्ट हैं और वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं एक इंटरव्यू जब ले रहा था तो मैंने पूछा भाई कितने हैं? तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी, मतलब वीरेंद्र जी बड़ा इस तरह के डाटा पे बहुत कमांड रखते हैं कि आप किसी से पूछिए सबसे पहले वो कहेगा कि कितने चौधरी के 36% साहब हरियाणा में। तो कहने जब हम 36 हैं तो दूसरा कैसे बैठ सके जी, हम 36 को हम फैसला करेंगे। तो हमने कहा तो फिर बाकी को बुला लो, भाई जो 36 कौम है तुम तो एक ही हो। कह रहे नहीं हम 36 है, हम ही 36 कौम है, फैसला हमारा ही है बाकी पे भी। तो वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं कि हम 36 हैं और 36 कौम है। ये वो इस तरह के डिसीजन अब नहीं चल रहे हैं पॉलिटिकली। ये एकदम भोतरा हुआ अस्त्र है, खासतौर से वेस्टर्न यूपी में हम लोग देख चुके हैं, इस पूरे चुनाव में देखा है, इससे पहले चुनाव में देखा है, और लगातार 67 से लेकर जो अंग्रेजी की पत्रकारिता के स्वनाम धन्य लोगों ने यहाँ जो लिखा है, खासतौर से मैं अभी भी देख रहा था, वायर ने मतलब माफ कीजिए मुझे नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो नहीं मैं जानता, लेकिन अभी एक लेख लिखा है अभी कुछ देर पहले का है साहब वो जो संत जो सहयोग दे रहे हैं, वो जो संत सहयोग दे रहे हैं वो अपने आप को संत वेशधारी क्यों नहीं कहते हैं, ये सवाल है। क्योंकि जो भी आप का साथ दे, आप सच बात, जो इनके खिलाफ खड़ा है वो देश के खिलाफ खड़ा है। मैंने सीधे तौर पर कहा कि वो देश इतना छोटा है कि वो सोरम की पंचायत से होता है, वो सोरम की खाप से आता है, वो शामली में तय किया जाता है और वो आखिर में जाकर सिमट जाता है सिसोली की उस घर में। ये एकदम मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। आखिर जांच कौन करेगा? पुलिस पे यकीन नहीं है, किसी एजेंसी पे यकीन नहीं है, फिर जेल में कापलैंड मान बनाएंगे लीजिए। ये कापलैंड। हाँ, मुझे तो ये लगता है कि आप जब उसको अरेस्ट कराएंगे ब्रिजभूषण शरण सिंह पे तो लॉकअप कहाँ होगा? वो घेर में होगा टिकैत साहब के कि वहीं रखा जाए ताकि इससे जो है इसको मतलब एकदम ये पूरा अगली पूरा डिमांड। शहर और एकदम संजय जी ऐसे मैं यहाँ लोग। पे एक बात जोड़ दूं। मैं पिछले वर्ष नोएडा में जी एक जी मिनट जी वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा जी जी बात को आगे बढ़ाऊं कि ये जो कह रहे हैं ना, रोहतक का जो 2019 का चुनाव था वो हारे थे दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि हाँ, उसमें से जो एक विधानसभा सेगमेंट था जहां हम्म, पर यादवों का बाहुल्य था, वहां पे वो 72,000 वोट से पिछड़ गए थे। अब ओंकार जी उस क्षेत्र का नाम कोसली कोसली। जी, और उसके कारण ही वो कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे, और ये परिणाम था जो जाटों ने आंदोलन करके और दूसरों के साथ बदतमीजियां की थी उसके कुछ वर्ष पहले। तो अब बल्कि एक 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 बात मैं ये कह दूं कि आपने जब कहा तो फिर ये जान लीजिए कि संजीव बालियान भी जीता सिर्फ सरदाना से ही था, जो राजपूतों की बेल्ट थी। यानी आपके पास आप जो है जिस चीज का जिस टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं एक बेहतर है, मतलब हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे से बताया ओमकार जी ने, फिर भी मैं बता देता हूं कि जो ब्लैकमेल करके ताकत हासिल करने की जो स्ट्रक्चर है
वो बहुत दिनों से हर राजनेता, और अभी भी मैं ये कहूंगा बीजेपी उसमें है, बीजेपी अभी भी उसी ब्लैकमेलिंग के हक में, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपका वोटर कौन है और आपको वोट दे कौन रहा है। वो ये कंफ्यूजन यहाँ वेस्टर्न यूपी में तो हम लोग साफ देख रहे हैं कि आप एक अध्यक्ष बनाया भूपेंद्र चौधरी को, आपने प्रांत प्रचारक बनाया उनको, आपने टिकट दिए लगातार जीत के उनको, और वोट आपको मिलना नहीं है, वोट आप काउंट कर लीजिए। तो ये बात बहुत ही अलग है। खैर मैं इस पे यही कहूंगा कि इस बार फिर वही होने जा रहा है और फिर बुरी तरह, क्योंकि 24 के चुनाव तक कोई असर इस चीज का नहीं हो रहा, और ये बात विशुद्ध तौर पे जातिवादी और जो रोज खाप पंचायतें हैं वो इसी बात की तरफ इशारा करती जा रही हैं कि ये विशुद्ध तौर पर एक किसी गैर जाट, चूंकि हमने मेडल जीता है तो ये देश हमारा होगा, ऐसे तो कल को बॉर्डर पे भी कि हमारे 12% है तो आप हमको 12% दे दीजिए, बहुत अजीब सी चीजें होंगी। तो उस तरफ बढ़ता हुआ हिस्सा है। जी 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 वीरेंद्र जी। संजय जी, मैं कह रहा था कि पिछले वर्ष नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया था। तब ये विवाद हुआ था कि मिहिर भोज गुर्जर थे कि जाट की ठाकुर थे। अभी 3 दिन पहले सहारनपुर में गुर्जरों की लंबी रैली निकली, वहां ठाकुरों की भी रैली निकली, और वहां तनाव इतना बढ़ गया कि सहारनपुर में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस बंद करनी पड़ी। तो सहारनपुर बिल्कुल बगल का जिला है, वहां पे जाट भी हैं, गुर्जर भी हैं, राजपूत भी हैं, और हमारे चंद्रशेखर रावण भी उसी जिले के हैं, सहारनपुर के, और वहां पे पुंडीर समुदाय की बहुत बड़ी आबादी है उस जिले में। तो एक जातीय एक कास्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वेस्टर्न यूपी में जो जाट और राजपूत का चल रहा है, एक नया शुरू हो गया गुर्जर और राजपूत का सहारनपुर में। तो 2024 के चुनाव को देखते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से या बीजेपी की लीडरशिप की ओर से 2 महीने पूरे गुजर गए, अभी तक इस पूरे कंट्रोवर्सी को पॉलिटिकल इंटरवेंशन हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को हल करने के लिए क्या कर रही है। केवल एक हल्का सा बयान आया कि बीजेपी का ये निर्देश है ब्रजभूषण को कि थोड़ा कम बयानबाजी करें। तो और बीजेपी को इसका पॉलिटिकल डैमेज भी हो रहा है, समाज सोशल टेंशन की नई फॉल्ट लाइंस क्रिएट की हैं इस कंट्रोवर्सी ने। और अगर आप फॉल्ट लाइंस को अपने पक्ष में में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो पॉलिटिकल पार्टी को तुरंत इंटरवीन करना चाहिए कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये बड़ा रहस्य है कि डैमेज कंट्रोल या इस कंट्रोवर्सी को पॉलिटिकल लेवल पे कोई इसका हल ढूंढा जाए। और ये हमारे टिकैत साहब रोज नई पंचायत करते हैं और रोज नए अल्टीमेटम दे देते हैं। आज फिर नया अल्टीमेटम आ गया उनका। तो बीजेपी पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी खामोश क्यों है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है मेरे मन में। मुझे एक मैं बात जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मिहिर भोज कंट्रोवर्सी, और उन्होंने सही कहा, क्योंकि ये हमारे जितने गांव हैं वो सहारनपुर और उसके बीच में है, मतलब हिंडन नदी के किनारे किनारे आपको पुंडीरों के पूरे गांव मिलेंगे। वो जो मिहिर भोज को लेकर वहां इतना ज्यादा तनाव हुआ, इसको आपको ये जोड़ना चाहिए कि जाट वोट को लेकर पूरी पार्टी एक तरफ हुई, लेकिन उसके बाद भी गुर्जर जो समाज है वो पूरी ताकत के साथ बीजेपी के पास था। लेकिन अचानक कुछ लोग सवाल उठाने लगते हैं, मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार, बेसिकली गुर्जर प्रतिहार, चूंकि वंश वो कहलाता है तो उस शब्द को उन्होंने वहां लिया। और मैं तो खैर किसी इस बात को नहीं मानता कि महापुरुष किसी एक जाति का हो भी सकता है, कि वो तमाम, क्योंकि उन्होंने उस मिडिल एज के वक्त में लड़ाइयां लड़ी जब दुनिया एक बर्बर आतंकी वहशियों के साथ जूझ रही थी, तो उस वक्त वो लोग थे, तो वो पूरे देश के लोग थे, क्योंकि वो जिसको भी बचा रहे थे उसमें कोई भी एक जाति नहीं बचाई जा रही थी। तो ये था, और उसको देखिए आप, क्योंकि ये खतौली का एक्सपेरिमेंट हर जगह दोहराया जाएगा। ये कोशिश की जा रही है कि गुर्जर और उसके अंदर इतना भिड़ा दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो योगी है वो एक खास जाति से आते हैं, वो राजपूत हैं, तो लिहाजा उनके खिलाफ इस जातीय उसको उलझाया जाए। जैसे आज भी मैं आपको बता सकता हूं कि याद होगा जो सबसे ज्यादा कार्रवाई के आधार पर ये कहा जा रहा है कि साहब राजपूत अगर आप हैं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, लेकिन अगर आप जब डाटा पे जाते हैं तो वीरेंद्र जी जो कि डाटा को बहुत एनालाइज करते हैं यूपी के, वो देखेंगे कि शुरुआत जिसकी हुई कुंटू सिंह जो पहला मारा गया वो सजातीय था, और उसके बाद से लगातार आज भी बल्कि 1-2 करोड़ हिंदू युवा वाहिनी का अध्यक्ष एनएसए में जेल चला गया। मैं यही कह रहा हूं, लेकिन
क्योंकि वो लोग नैरेटिव की ताकत है उनके पास, आज भी है। वो जो मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं नाम लूं ना लूं, मुझे कई बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि वो पत्रकार तो हैं ही, कहे जाते हैं। वो पूरा आर्टिकल इतने ज्यादा विम्स एंड फैंसीज में था, तो मुझे कहना पड़ा कि शायद उन्होंने जब इंग्लिश में लिखा होगा तो वो बहुत इमोशन से भरा हुआ होगा, उसका ट्रांसलेशन सही नहीं हुआ। आरती जैरत ने लिखा, वो इन पर महिलाओं पर लिख रही थी कि ये महिलाएं हैं, वो महिलाएं। आप मजाक पूरा क्रिएट कर रहे हो। और जब आप सवाल करते हो, मैं बहुत सारी चीजें नहीं जोड़ना चाहता, फिर भी एक चीज जब आप पहनते हो तो वो जो है आपकी अभिव्यक्ति हो जाता है, लेकिन जब दूसरा कोई उसके ऊपर कोई सवाल उठा दे तो फिर वो दूसरा गजब, आप समझिए। और वो नैरेटिव क्रिएट हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आज भी आप देखो, गुर्जर समाज को मीर भोज को लेकर एकदम सामने लाके खड़ा कर दिया गया है। हालांकि मेरा मानना है इसमें दोनों समाज को सोचना चाहिए, जिसका भी है आप रखिए, सबके हैं, ये किसी जाति के नहीं है, लेकिन है। और उसका ये सही कह रहे वीरेंद्र जी की ये लाइन से मैं सहमत हूं। खतौली में ये एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका। आप एक क्रिमिनल को, मदन भैया जिसको एक जमाने का माफिया, उसको जिता चुके हो इसी एक्सपेरिमेंट से। क्योंकि जातियां जो कम होनी थी, जिनको कमजोर होना था जाति बंधनों को, वो और ताकत के साथ, और उस सब को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा। और खास तौर से खाप पंचायतें उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोबारा दोहराती हैं। इन्हीं खाप पंचायतों के खिलाफ आपने अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों में, टीवी मीडिया में बहुत बड़े बड़े आर्टिकल देखे थे, जिनको इनको तालिबान मान लिया। थोड़ा शॉर्ट रखेंगे धीरेन्द्र जी। जी जी अब समय चूंकि काफ़ी हो चुका है, तो अब हम दर्शकों के प्रश्नों को लेंगे। उससे पूर्व दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और चैनल को सपोर्ट भी करें। प्रश्न, अजय नागेंद्र जी धन्यवाद, सचिन गोगला जी धन्यवाद, जेपी जी, this will lead to long-term West versus East UP rift with Jats wanting a West UP state and feeling kinship with Jats of हरियाणा, राजस्थान, पंजाब and alienation from East UP। हाँ, ग्रेटर जाटलैंड तो बनाना चाहते हैं, लेकिन जाट अकेले नहीं है ना भाई, वहाँ और 36 कौमें हैं जो नहीं चाहती जाना, उसके लिए क्या करेंगे। नेक्स्ट, ये आपका जो है ये एक ऊपर से लगता है, बट ये जो बनाया गया है ना जाटलैंड, जाट जो है किसी भी क्षेत्र में पश्चिमी यूपी में 20% से अधिक नहीं है। नेक्स्ट, जेपी जी फिर कहें, किसान आंदोलन गेव जाट सिख एक्सट्रीमिस्ट ऑफ पंजाब स्पेस टू कॉज रिफ्ट ऑफ हिंदू जाट्स ऑफ हरियाणा, राजस्थान, यूपी विद रेस्ट ऑफ हिंदूज, सम जाट्स इन हरियाणा बिकेम सिख्स देन। ये किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं या पुरानी इतिहास की बात कर रहे हैं? मेरे ध्यान में तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। चलिए, वी टेक इट एज एन पीस ऑफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, पल्लव दास, गुरुजन, बीजेपी ने नूपुर शर्मा का टर्नआउट सैक्रिफाइस कर दिया, ब्रिजभूषण को क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वीरेंद्र जी। ब्रजभूषण के और नूपुर शर्मा के पॉलिटिकल स्टेचर में कंपैरिजन बड़ा इलॉजिकल है, और उसका कॉन्टेक्स्ट दूसरा है नूपुर शर्मा का, और ब्रजभूषण का कॉन्टेक्स्ट दूसरा है। ब्रजभूषण तो गंगो जमन तहजीब के सितारे हैं, और नूपुर शर्मा तो हिंदुत्व के लिए काम कर रही थी। तो आई डोंट सी कि इनमें कोई कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी लीडरशिप इस मामले में बहुत ही कॉन्स्पिकुअस किस्म की साइलेंस बनाए हुए है, जो कि विच डिफाइज एनी लॉजिक। ब्रिजभूषण शरण सिंह तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी जी के विरोधी माने जाते हैं ना? घनघोर विरोधी है, और उनके ऊपर हाथ भी है केंद्रीय सेंट्रल लीडरशिप का। जी, ये भी एक इसमें नुआंस है। नेक्स्ट, अमेय, अगर जाटों का डोमिनेशन है कहीं पे रहने में क्या दिक्कत है? हर जगह से उनका डोमिनेशन एकदम से हटाना ठीक नहीं है। आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। कहाँ पे जाटों का डोमिनेशन है जो हटाया जा रहा है?
नहीं, वो ओंकार सर बता देंगे कि वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली वक्ता है हमारे, हमने कोई डोमिनेशन नहीं हटाया। सर मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, मंडल आयोग ने जाटों की राजनीतिक स्थिति तय कर दी है, लेकिन जाट लोगों को ये भूल गया है कि उनके लिए जो भी पॉलिटिकल संकट है वो बीजेपी की वजह से नहीं है। अगर 1990 में चौधरी चरण सिंह जीवित होते तो वो समाजवादी पार्टी की जाट प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो जाते। ये स्थिति थी। तो मंडल की वजह, मंडल में जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का प्रिंसिपल है। तो यादवों को जो ताकत मिली है, यूपी में मुलायम सिंह यादव को नेता बनाया है चौधरी चरण सिंह ने, लेकिन वही चौधरी चरण सिंह की पार्टी आज 2 जिलों की पार्टी हो गई। ये केवल अजीत सिंह की नालायकी ही नहीं है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट है मंडल का, सारा का सारा नंबर गेम है। तो जाट लोग पता नहीं इस बात को कब समझेंगे कि उनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो हर्ट हुआ है उसकी वजह बीजेपी का हिंदुत्व नहीं है, उसकी वजह मंडल आयोग है। ये बात कोई कहने की हिम्मत पता नहीं क्यों नहीं जुड़ा पा रहा आज तक। मैं उनको जवाब दे देता हूँ जी। इससे पहले कौन से प्रधानमंत्री थे या कौन सी केंद्र सरकार थी जिसने 3 जाटों को राज्यपाल बनाया हो? एक आचार्य देवव्रत अभी भी गुजरात के राज्यपाल हैं, जगदीप धनखड़ जो राजस्थान से आते थे वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, सत्यपाल मलिक कई राज्यों के राज्यपाल रहे, अपने कर्मों की वजह से रहे, वरना 1 या 2 राज्यों तक भी सीमित रह सकते थे। 3 जाटों को राज्यपाल बनाया है। अभी भी सेंटर में संजीव बालियान भी हैं, एक शायद राजस्थान से भी जाट हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाट हैं। योगी कैबिनेट में कई जाट चेहरे मंत्री बने हुए हैं। हरियाणा में भले ही मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं पर उनकी कैबिनेट में जाट हैं। इसी तरीके से वहाँ पर जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनमें जाट लीडरशिप प्रभावी भूमिका में है ऑलरेडी। पर मेरा कहना इससे थोड़ा सा अलग रहता है। मैं तो करीब 16 साल हरियाणा में ही एडिटर रहा और उससे पहले चंडीगढ़ में भी रहा करीब 4 साढ़े 4 साल तक। मेरा कहना ये है कि हरियाणा में अगर 22% जाट है, कोई इसको 26% तक ले जाता है खींच करके, पर मेरा मानना है कि 22% के आसपास जाट हैं, तो भैया 78% की क्या गलती है? उन्होंने कौन सा गुनाह किया है? अगर जाट ही हमेशा चीफ मिनिस्टर रहे तो उन 78% जो बाकी बचे हुए हैं या 76% बचे हुए हैं, उन्होंने कोई गुनाह कर रखा है? उनमें से कोई चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनना चाहिए? तो ये बेकार की बातें हैं। जाट अभी भी, हाँ ठीक है, जाट चीफ मिनिस्टर नहीं है, पर अलग अलग संगठनों में भी और चुनाव में भी काफ़ी जाट जीत करके पहुंचे हुए हैं। हरियाणा विधानसभा में भी, इधर उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ तक कि दिल्ली में भी आपको मिल जाएंगे। जी नेक्स्ट। मनीष सर, हमारे चक्रवर्ती सम्राट सख्त नहीं है, अगर कोई दूसरा बोल भी देता है तो उसको मंत्री पद से बर्खास्त या पार्टी से बाहर। नहीं तो मणिपुर में इतना सुनहरा अवसर था, मीडिया भी नहीं था, महीने भर में पूर्ण रूपेण सफाई हो जाती। चलिए, किसकी सफाई करवा? बहुत जटिल समस्या है सर, इतना सिंपल ये सब इतना आसान नहीं होता है कि आसान मामला नहीं है, बहुत जटिल समस्या है, वो बहुत पुरानी समस्या है, आज की नहीं, आजादी के समय। ये संभव है कि आप हेलीकॉप्टर में बम भर दें और ऊपर से छोड़ते चले जाएं? ये संभव नहीं होता है। डेमोक्रेसी है, आप दुनिया की नजर आपके ऊपर होती है। अल हीजमान अल जहदान, नमस्ते संजय जी, जस्ट वन सजेशन टू प्लीज लेट द पीएमओ नो दैट मोदी जी इज नॉट directly involved in confrontation with these lunatics till 2024 elections. Let his ministers take on these. अभी तो मिनिस्टर्स की भी जरूरत नहीं है भाई, अभी तो ये खाप वाले स्वयं ही वो कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना, वो बंदर की तरह कुछ कुलाचे मार रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। नेक्स्ट। अनुराग ठाकुर ही है बस, जो कुछ है। अरे कुछ करने की भी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं निकलूं, दिल्ली पुलिस के पास मैटर है, दिल्ली पुलिस जो बताएगी उसी के हिसाब से होगा। सर मैं निकलना चाहूंगा, मुझे मीटिंग में जाना है। हाँ, ओके अभी सर, के लिए। ओके ओके ओके।
Mallikarjun Valam, ST sir, how long will Haryana, Punjab and Western UP dictate the fate of the nation by blocking Delhi roads? The rest of the country's interest is subjugated by the proximity of these blackmailers. ओंकार जी बात तो सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये शाहीन बाग ने एक पैटर्न सेट कर दिया है, उसका ही लोग फायदा उठा रहे हैं। देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकारें इस गलतफहमी या खुशफहमी में बैठी रहें कि साहब न्यायपालिका जो है वो कुछ करेगी, तो ये एक तरीके से कहना चाहिए कि किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति है। ये काम जो है ये जुडिशरी का नहीं है, ये कार्यपालिका का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को फैसले लेने चाहिए। और अगर आप हर मामले में ये सोचेंगे कि साहब ये करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे या ऐसा करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, ऐसे शासन चलता नहीं है। हिंदुस्तान में तो लगातार कहीं ना कहीं चुनाव आते ही रहते हैं, हर 6 महीने पर चुनाव होते हैं। तो आप कब तक जो है चुनाव में नुकसान हो जाएगा ये डर करके बैठे रहेंगे? ये कोई तरीका नहीं। Next, Shaheen. We should stop this difference between caste and we should learn from history. My ancestors in Persia lost to the Arab invaders because they were extremely divided into different royal houses and clans during the Sasanian Empire. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. Agreed. Next, Nan Panda. Why not terminate all players? अब अनुशासनहीनता करेंगे तो कोई रेलवे में है और कोई स्टेट गवर्नमेंट में है तो वो भी होगा अल्टीमेटली। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद और धीरेन्द्र जी यद्यपि नहीं है यहाँ लेकिन उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।